कर दो और क्या, भेज दो उनको बाहर से। अकॉर्डिंग टू हाँ भाई, क्या चल रहा था, क्या ओपन करना है? डाउट्स तो एमसीसी से पूछोगे, मतलब इसमें और एमसी दोनों में ही है ना। तो यार उसको एमसीसी वाला मॉड्यूल अपन ने किया था क्या यहाँ पे? यहाँ पे डाउनलोड किया था क्या अपन? किस नाम से था? बुलाना यार उसको। अरे चलो अंदर आ जाओ। वो भैया को बुलाना, वो बाहर है ना। बैठ जाओ बैठ जाओ, तुम लोग तो कहाँ घूम रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ इसमें एक तो, ये तो ठीक है, एक फाइल ओपन करनी है वो क्वेश्चन कराने के लिए, वो कर दोगे क्या? है? ग्रुप कौन सा है मुझे पता नहीं। अजय को भेजी थी, मैं आपको भेज देता हूँ, तो आपके पास होगी ये वाला। आपका मेरे पास है M9, ये इसमें ओपन कर दो। है? हाँ, मैं की थी क्या बनने पहले ओपन एक बार? कर दो। अरे व्हाट्सअप नहीं खोलूंगा मैं मेरा। हाँ मैंने भेज दिया उनको। फिर नहीं, अगर अपन ने पहले की हुई है तो फिर अपन वैसे ही कर लें। जब तक एक काम करते हैं, पहले आईसीआई तो कंप्लीट कर लेते हैं, है ना। लो बैठो भाई बैठो। अरे बाहर है क्या कोई? तो बोलो ना उनको आ जाए फटाफट। बोला लॉक कर रहे हैं, फिर आने नहीं देंगे। तो दिखा, मुझे दिखा कौन है। लॉक कर देंगे। अरे रुक जा, अभी आ जान दे। आगे चलो करते हैं स्टार्ट।
अरे बातें अब बिल्कुल बातें बंद करो। और सेल ऑफ गुड्स एक्ट अपन ने लास्ट क्लास में एंड किया था। बैठ जा भाई, बैठ जा। कॉपी कर ले। ठीक है, थैंक यू। अरे वो क्वेश्चन वोश्चन करा देते हैं ना सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, तो वो एमसीसी मॉड्यूल है ना। एक मिनट, अभी एक साथ बता। ये अब गेट, ये भैया के जाने के बाद गेट बंद कर लेना, किसी को आने मत देना। 10-15 मिनट हो गए, बाहर ही घूम रहे हैं। हाँ, अब सुनो। अब तुम्हें भगाऊं क्या? इधर ध्यान दो। देखो, सुनो थोड़ी देर। सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट यूनिट 4 वगैरह जो चल रही थी लास्ट क्लास में, मैं एंड करके गया था। पहले तो उसकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म कराते हैं, फिर एमसीसी मॉड्यूल के जो कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं पूछ सकते हैं। आज जो पूछना है पूछ लो, फिर कल से तो हम लोग सेल ऑफ गुड सॉरी पार्टनरशिप लेंगे। ठीक है, 10 सितंबर तक अपन इसको कंप्लीट कर देंगे सब कुछ कोर्स वगैरह को। तो इसलिए चुपचाप बैठेंगे, कोई बोलेगा नहीं। ठीक। और इसके अलावा आज के बाद में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो क्लास से पहले और क्लास के बाद। ठीक है, या फिर वो आपके पास एप्लीकेशन वगैरह है, ठीक है, आपके पास नंबर भी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक। हाँ? कब किया तूने? तूने क्लास में करेगा तो क्यों उठाऊंगा पागल। झूठ और बोलता है। तू ही था वो मिस कॉल वाला है। हाँ, बस मोस्ट मोस्ट वांटेड लोगों के नंबर ध्यान रखने पड़ते हैं। हाँ जी। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट पहले तो एमसीसी सॉरी आईसीआई वाले को ले लेते हैं। ठीक। जो लोग पढ़ के आए हैं, जिसको जो पूछना है वो पूछ सकता है। ठीक। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक बार टॉपिक होने के बाद में दोबारा मत पूछना, अभी पूछ लेना। कई लोग क्या फिर बाद में जगते हैं, और हाँ यार वो। हाँ, तो पहले ही जग जाओ, जो पूछना है पूछ लो। हाँ जी। ए, मैंने बोला बातें कर लो, है ना। ला तेरे को ही बता दें, जब ये तो इतने ओहो डेंजर आदमी। हाँ, ऐसे बोल। यही ना। हाँ देखो, ऑक्शन सेल में ये बच्चा ये पूछ रहा है, ऑक्शन सेल जो हमने लास्ट में पढ़ा था। अब थोड़ी देर बोलना बंद, ये बोतल वोटल रख लो बैग में, पानी वानी बाद में पी लेना। एक ऑप्शन थर्ड मतलब सी पॉइंट, राइट टू बिड में बी रिजर्व। अरे जो बिड होगी वो कितने से स्टार्ट होगी, ये हमने बात करी थी, जिसको मिनिमम प्राइस, रिजर्व प्राइस या क्या कहा था, अपसेट प्राइस, ये कौन डिसाइड करता है? बायर। बायर तो बोलेगा 1 रुपए से स्टार्ट करा दे भाई, है कौन डिसाइड करता है? तो राइट टू बिड मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन द बिहाफ ऑफ सेलर वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व द सेलर और एनी पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ मे बिड। मतलब सेलर करता है या सेलर के बिहाफ पर कोई करता है। सेलर के बिहाफ पर कौन करेगा? ऑक्शनर। कौन करेगा? ऑक्शनर। वैसे बट ऑब्वियस अगर देखा जाए तो ये राइट हमेशा किसका होता है? सेलर का। मैंने बताया भी था, सही तो लिखा है, एक्सप्रेसली बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द सेलर एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली रिजर्व, जब ये राइट रिजर्व है। बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी पर्सन, जब और कुछ लिखा हुआ है अदरवाइज है तो सेलर या उसके बिहाफ पर कोई और पर्सन कर सकता। हाँ। अच्छा एक बात बताएं, कल भी मैंने बताया था कि अगर रिजर्व प्राइस से वो स्टार्ट नहीं हुई ऑक्शन से, तो फिर क्या होता है? वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, तो क्या होगा?
तो अगर सेलर ने उसको नोटिफाई नहीं किया है तो वो कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है? मैंने बताया था वो लॉफुल नहीं रहता है। तो वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड सब्जेक्ट टू द राइट ऑन द बिहाफ ऑफ द सेलर इट शैल नॉट बी लॉफुल, तो वो लॉफुल नहीं होगी। फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ और एम्प्लॉय एनी पर्सन बिड एट सच सेल, वो उसके लिए लॉफुल नहीं है। और व्हाट इज ऑक्शन सेल गिव रिलीव, ही में ये रहा ना। ऑक्शन सेल क्या है? ही में हाउएवर सेल इज ओन प्रॉपर्टी एज द प्रिंसिपल एंड द फैक्ट दैट इज, साइन का मतलब है कि ऑक्शन सेल में ऑक्शनर जिस प्रॉपर्टी को बेच रहा है उसके सारे फैक्ट, नीड नॉट टू डिस्क्लोज द फैक्ट, उसके सारे फैक्ट बताना ऑक्शनर के लिए या सेलर के लिए जरूरी नहीं हो। अब उस खुद की प्रॉपर्टी बेचता है ना ऑक्शनर, किसकी प्रॉपर्टी सेल कराता है? सेलर की तो होती है, और किसकी? हाँ सही तो है। किसकी प्रॉपर्टी बेच, सेलर ऑक्शनर कराता है, उसके लिए ऑक्शनर को अपॉइंट करता है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? सेलर की। ही में सेल, सेलर के लिए, सेलर और ऑक्शनर के लिए एक साथ वर्ड यूज करता है। भाई जब ऑक्शनर को एजेंट के तरीके से अपॉइंट कर दिया तो उसके पास सारी पावर आ गई। ये सारी लिख, पूरा लिखना है नहीं। पॉइंट्स में जैसे ये अपन ने थोड़ा ये अपन ने थोड़ा सा लिखा, तो इसके रीगल क्या लिखे, रूल्स लिखे, तो रूल्स में ए बी सी डी ई एफ, पॉइंट्स तो सारे लिखे। इसकी लैंग्वेज में आपने कीवर्ड्स लिख दिए बहुत है, लेकिन पॉइंट्स तो लिखेंगे यार, पॉइंट्स तो एग्जाम्पल के। देखो एग्जाम्पल तो हमेशा इसलिए मैं करवाता हूँ कि क्या है वो आप लोग उसको टॉपिक को कैच कर लो, और एग्जाम्पल के बेसिस पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए प्रैक्टिकली तो उसको सही कर दें। वही तो है प्रैक्टिकल केस स्टडी, हाँ एग्जाम्पल से बनती है। नहीं नहीं, अरे ये एमसीसी मॉड्यूल में जो ये लिखा हुआ है ना थ्योरी, ये तो लिखी है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का तो मतलब यही है कि अगर मतलब इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं लिखा हो, मतलब सेलर ने ये नहीं बोला या बायर ने नहीं बोला कि इंटरेस्ट लेंगे, एग्रीमेंट में कोई चीज़ मेंशन नहीं है, तो फिर उस दिन से मिलता है जब पहले नोटिफाई किया हो, मतलब नोटिस दिया हो, इन्फॉर्म किया हो। हाँ हाँ, अब जल्दी पूछो यार ऐसे तो ये तो पढ़ लेना इसमें, तो ये तो इजी है। पी, ये एग्जाम्पल मैंने बोला था पढ़ना। पी सोल्ड ए कार बाय ऑक्शन, इधर ध्यान दें और थोड़ा जल्दी करें, फिर ऐसे अपन को आगे भी चलना है। ठीक, पी सोल्ड ए कार बाय ऑक्शन, इट वॉज नो डाउन टू क्यू हु वॉज ओनली अलाउड टू टेक इट अवे ऑन गिविंग ए चेक। हाँ, पी ने अपनी कार सोल्ड की, किस कैसे की? ऑक्शन से। किसको की? क्यू को। और who was only allowed to take it on giving the check for the price and signing and the agreement that the ownership not pass until the check was clear। और क्यों ने पेमेंट किससे किया? चेक से। और एग्रीमेंट की शर्त क्या है? एग्रीमेंट की शर्त है कि ऑनरशिप तब तक पास नहीं होगी जब तक कि चेक क्या नहीं होगा? क्लियर, मतलब पेमेंट नहीं मिलेगा, कुल मिला के बात है। इन द मीन वाइल द चेक वॉज क्लियर, क्यू क्यू सोल्ड द कार टू आर, पी ने किसको बेची थी? क्यू ने किसको बेची? इट वॉज हेल्ड एट द प्रॉपर्टी वॉज पास ऑन द फॉल ऑफ द हैमर एंड देयर फोर आर हैड ए गुड टाइटल टू द कार, बोथ सेल एंड सब सेल आर वैलिड। क्या हो गया इस क्वेश्चन में? अरे पी ने किसको ऑक्शन में बेची? क्यू को। क्यू का चेक वेक क्लियर हो गया, उसके पास ऑनरशिप है। क्यू ने किसको बेची? आर को। किसको बेची? आर को। ये आपकी क्या है? सेल। ये क्या है? सब सेल। वो सब सेल क्या? वो सेल ही है।
पी, अच्छा मैं तो दो क्वेश्चन पूछूंगा, पी ने क्यू को कार बेची, ये वैलिड है या नहीं है? अब ऑनर कौन है? क्यू ने कार आर को बेची, वैलिड है या नहीं है? भाई ऑनर होने के बाद बेचो ना यार। तो देखो क्या लिखा हुआ है, चेक वाज क्लियर, चेक के क्लियर होते ही ऑनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफर। अनटिल मतलब जब तक चेक क्लियर नहीं होगा ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। इन द मीन वाइल द चेक वाज क्लियर, चेक क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसमें यहाँ तो नहीं है तुम्हें, क्लियर। अच्छा पहले हाथ ऊपर करो, किस किस ने एमसीसी मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लिए? यूनिट 1 to 4, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किस किस ने नहीं किया वो करना हाथ ऊपर, गिनूंगा मैं यहाँ पे। एक, क्यों, किस खुशी में? टाइम कौन था ये, टाइम नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं बेटा तेरे को कभी। अभी रुक जा, अभी तेरे पापा को फोन कर, अभी रुक दे, क्लास के बाद में आज पता चलेगा तुझे, तेरे को टाइम ही टाइम मिला करेगा। हाँ रीसेल तभी होता है जब लीन को या स्टॉपेज इन ट्रांजिट को यूज किया हो, यानी कि पोजीशन किसके पास में हो। तो फिर तो रीसेल भी कहाँ से होगा, जब गुड्स ही बायर के पास है तो सूट फॉर प्राइस करो। हाँ अरे एमसीसी मॉड्यूल के क्वेश्चन पूछ लो जिसको जो पूछना है, ठीक, नहीं तो मैं पार्टनरशिप स्टार्ट कर दूंगा, फिर प्रॉब्लम क्लास में पूछते रहना। हाँ देना, एक क्वेश्चन है देखो इधर, आप अभी आप लोगों से ही पूछता हूँ जो ध्यान नहीं दे रहा। हाँ जी, 13 गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल, सैंपल की कंडीशन पड़ी थी, कोई गुड्स है वो, इधर ध्यान दो, चलो तुम लोगों से ही पूछेंगे, इधर देखो, गुड्स है, सैंपल पे सेल किए, ए ने किसको, देश बातें कौन कर रहा है, सैंपल पे सेल किए ए ने बी को, हु इन टर्न सोल्ड द सेम गुड्स बाय सैंपल टू सी। अच्छा, ए ने बी को दिए, बी ने सैंपल पे किसको दे दिए, सी को, सैंपल टू सी, एंड सी बाय सैंपल सोल्ड टू डी, आपस में ही खेल रहे हैं, क्लियर। द गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, गुड्स किसके अकॉर्डिंग नहीं था, सैंपल, देयरफॉर डी who found the division of the goods from the sample rejected the goods and give a notice to C, डी ने किसको नोटिस दिया, सी को, क्या करने का, तो भाई डी ने किससे लिया, तो वो किसको रिजेक्ट करेगा, सी को, आ गया। सी शू बी, सी ने किस पे केस किया, बी पे, बी शू ए, बी ने किस पे किया, ए पे, एडवाइस दीजिए, क्या दीजिए, एडवाइस, देखो उसके दिन कितने खराब आ गए, तुमसे एडवाइस मांगा, एडवाइस दीजिए, एडवाइस बी एंड सी अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या देनी है, एडवाइस, तो क्या होगा, चलो मैं यहां पर आपसे बात करता हूं, ए ने किसको दिए, बी ने, सी ने, डी को पसंद नहीं आया, उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट। अब यहां पर आपसे एडवाइस पूछी गई, क्या पूछी गई, एडवाइस, क्या पूछी गई, इधर मोबाइल वाइल बंद कर दो चलाना पीछे वालों, एक सीधे बैठ जाओ बिल्कुल। अब यहाँ पे एडवाइस पूछी गई है बी और सी की, किसकी, मतलब डी का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, तो एडवाइस किसको देनी है, बताओ, क्या वो गुड्स रिटर्न कर सकते हैं, क्या सी बी पे, बी ए पे केस कर सकता है, यस और नो, आपको क्या एडवाइस देनी है बताएं।
अगर ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, मान लो यही क्वेश्चन आता है, सुन लो, ये केस स्टडी का क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो सबसे पहले आपको इसका प्रोविजन लिखना होता है। क्या लिखना होता है? देखो एक चीज समझो आप, कि आप केस स्टडी के क्वेश्चन लिखने की कोशिश करें, ठीक है। ये तो इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है जिसको ज़्यादा लिख के सॉल्व करें, बट बहुत क्वेश्चन है जो हमें लिखने चाहिए। क्या करने चाहिए? लिखने, और लिख के सॉल्व करो। लिखने से क्या होगा, आपके 8-10 क्वेश्चन लिखो आप, 2-3 क्वेश्चनों में तो आप बहुत गंदा लिखेंगे, ये पक्की बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन 4-5 क्वेश्चन लिखने के बाद में आपको एक थोड़ी हैबिट पड़ जाएगी कि एग्ज़ाम में कैसे लिख। जैसे आपके टेस्ट होता है, तो लॉ का टेस्ट हुआ, उसमें केस स्टडी भी आई, तो उसकी आंसर की भी आती है, तो आपके आंसर को उस आंसर की से मैच करो कि हम अपने आंसर को कैसे इम्प्रूव कर सकते। मैं तो आपको पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ, लेकिन लिखना आपको है, मेरे को नहीं लिखना। लिखना किसको है? ये मत करो यार, ये जो भी कर रहा है मेरे को पता चल गया, फिर अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्लास से परमानेंट बाहर करवा दूंगा उसको, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। और अगर मैं आ गया अपनी पे कि पता करना ही है, तो फिर पता चल भी जाएगा। तुम इसको भी, इसकी हेडक मत पालो, मेरे को सारे तरीके आते हैं। बदमाश हो फिर मैं महाबदमाश हूँ, ध्यान रखना, ठीक। तो ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे कि मैं मजबूर हो जाऊँ कोई एक्शन लेने के लिए। मेरे को 4-5 पे शक है, और पक्की बात उन 4-5 में से कोई एक होगा, ठीक है। एक दिन में पकड़ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, एक तो क्या, अपने दोनों हाथ टेबल पे रखा करो तुम, ठीक है, हाँ, और मोबाइल को अंदर रखा करो। हाँ, अब इधर ध्यान दो। तो अपन को एग्जाम के लिए क्या करना है? देखो पहले क्या होता था एग्जाम में, आज से 2-3 साल पहले बातें अलग थी। पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आते थे लॉ। अब लॉ में एग्जाम में हम पिछली बार, उससे पिछली बार हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि केस स्टडी ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो केस स्टडी के लिए आपको क्या करना है? कोई भी केस स्टडी क्वेश्चन आता है भाई, आपने पहले लिखा क्वेश्चन, उसका प्रोविज़न क्या लिखा, चाहे आप हेडिंग डाल के लिख दो चाहे मत डालो। फिर आपने लिखा फैक्ट एंड एनालिसिस। मैं बार बार बोलता रहता हूँ हमेशा क्लास में कि प्रोविज़न हमेशा आईसीआई वाला लिखना है, फैक्ट क्वेश्चन से लेना है, और लास्ट में क्या लिखना होता है? कंक्लूजन। आप 10-15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और आप ये देखोगे कि 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आपके आंसर अपने आप अच्छे हो जाएंगे। वो तो होता है, सब जगह होगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद आंसर क्या हो जाते हैं? अच्छे, ठीक है, क्योंकि एक हैबिट आ जाती है। हाँ, और हर क्वेश्चन को कोशिश करो कि इसी फॉर्मेट में लिखें, तो अपने आप आपको आंसर अच्छे लगने लग जाओगे। आपको आंसर की से उन आंसर को मिलाओ, या कभी आपने कोई क्वेश्चन का आंसर लिखा हो तो आप मेरे को चेक करा लेना कि सर ये क्वेश्चन था, मैंने ये लिखा है, क्या ये सही है, क्या ये इम्प्रूव हो सकता है। तो ये तरीके हैं एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के। बाकी तो क्या है कि अगर मैं यहाँ 10 क्वेश्चन करा दूँ तो एग्ज़ाम में 11वां आएगा, मैं यहाँ 20 करा दूँ तो एग्ज़ाम में 21वां आएगा, ठीक है, वो तो अलग ही आएगा। भाई पता थोड़ी कौन सा क्वेश्चन आएगा, नहीं तो मैं तो कल ही करा देता वो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, जितनी बेटर हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, पेंडिंग मत छोड़ो, बार बार बोल रहा हूँ। देखो आप अपने मन से पूछ लो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ाया, 10-15 सितंबर तक कोर्स भी करा दूंगा। आप अपने मन से पूछ लो कि जिसने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन पेंडिंग रह गए, क्या उसके पूरे हो गए क्या वो क्वेश्चन? कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लो, अकाउंट्स उठा लो, मैथ्स उठा लो, ठीक, कोई सा भी चैप्टर उठा लो, अगर क्वेश्चन पेंडिंग थे तो वो आज तक पेंडिंग ही होंगे, दिसंबर भी आ जाएगा पेंडिंग ही रहेंगे, ठीक है। वो तो क्या है, हर नए चैप्टर में जोश चढ़ता है थोड़े से दिन, इस चैप्टर को तो शुरू से अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, हाँ, वो 2-3 दिन जोश रहता है, फिर वो कम हो जाता है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो क्या इतना बड़ा चैप्टर है, उसमें तो कई बार जोश आ जाता है बीच बीच में हाँ, तो वो जोश को ध्यान रखो, ठीक, और उसको पढ़ो, ठीक है। वो क्या है, हर 10 दिन बाद सीए बनने का जोश चढ़ता है, नए नए टाइम टेबल बनते हैं, अब मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा, वो 2-4 घंटे में टूट जाता है वो टाइम टेबल। तो अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें कि एडवाइस दीजिए, क्या दीजिए? एडवाइस। तो एडवाइस देने की अगर बात कर रहे हैं
बात नहीं रे, एडवाइस दीजिए बी को और सी को। तो देखिए, अगर आप जिसने क्वेश्चन पढ़ा है कि अगर गुड्स को सैंपल से रिजेक्ट करा जाता है तो ये इम्प्लाइड कंडीशन होती है। क्या होती है? ये तो प्रोविजन है, ये तो सब कुछ आपको लिखना है। देखिए, कभी भी ये जो आंसर लिखे हुए हैं ये सिर्फ हिंट दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? हिंट। ये प्रॉपर आंसर नहीं है, प्रॉपर तो आपको ही लिखना है। ऐसे नहीं कि इसको रट लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। ये तो हिंट दिया हुआ है, ये तो एक तरीके से कंक्लूजन मान के चलो। क्या मान के चलो? कंक्लूजन। ठीक है, तो आपको लिखना वैसे ही है जैसे मैंने बताया। अब पढ़ोगे तो तुम ही, मैं तो एग्जाम देने जा नहीं सकता। आपको एग्जाम जब दोगे तो आपको एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो हमने क्लास में डिस्कस नहीं किया। आप ये बोलोगे हाँ यार ये टॉपिक सर ने कराया था, इस पर बताया था। मैं आपको बताता रहता हूँ कि भाई इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, इस पर प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, तो आप, मैं अपना 100% दे सकता हूँ, बाकी आगे तो आपको ही करना है। ठीक है, बट अब उसको लिखना कैसे है? एग्जाम में कई बार हमें ऐसा लगेगा कि यार हाँ ये क्वेश्चन आता तो है लेकिन लिखें कैसे। लॉ में ये ऐसा बहुत बार होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। लॉ में क्या आता है लेकिन लिखूं कैसे? फिर लिखना तो एक अपने आप में एक आर्ट है। अब जितना ज़्यादा लिखोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो अगर इस केस की बात, इस क्वेश्चन की बात करें, अगर सैंपल से गुड्स को रिजेक्ट किया डी ने तो इट इज़ ए ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन। और ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन होती है तो इस केस में क्या हो सकता है? आपको पता है कि गुड्स क्या हो सकता है? रिटर्न हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ने एडवाइस डी की नहीं मांगी, एडवाइस किससे मांगी? सी पे। और किससे मांगी? बी। तो अगर सी की बात करें तो सी किससे डैमेजेस ले सकता है? बी से। बी किससे ले सकता है? डी ने किसको रिटर्न किया? सी किसको करेगा? बी किसको करेगा? ए को। और अपने क्या ले सकता है? डैमेजेस। बी कैन रिकवर, सॉरी, सी कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम बी एंड बी कैन रिकवर द डैमेजेस फ्रॉम ए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या ब्रेक हुई है? इम्प्लाइड कंडीशन। और ये बात मैंने आपको बहुत बार पढ़ाई है कि इम्प्लाइड कंडीशन अगर ब्रेक होती है तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। लैंग्वेज तो आपको अपनी लिखनी है ना, यही बोलना चाह रहा है। B can recover damages from C can recover from B treated as a breach of implied condition as to sample as expected। तो वही ध्यान रखना, implied condition breach। ठीक है, तुमको जैसे मैंने बताया वैसे लिखना तुम। तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ, MCC मॉड्यूल से सिर्फ क्वेश्चन करने, आंसर अपनी लैंग्वेज में देना है। ठीक है, इस फॉर्मेट में देना है, ये फॉर्मेट घोट के पीछा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा? प्रोविजन। तो ये इसमें किसका प्रोविजन है? इम्प्लाइड कंडीशन। तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? सैंपल वाली क्या है? इसमें कौन सा प्रोविजन लिखना है? आईसीआई का। ठीक है, ये 2 लाइन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, देखो वो उसने क्या लिखा सही है। बी ने किसको बेचा? डी ने किसको बेचा? अब डी ने क्या किया? गुड्स खराब था, तुरंत क्या कर दिया? रिजेक्ट। लेकिन डी ने रिजेक्ट करके किसको दिया? सी को। ये बोल रहा है कि वो सही बोल रहा है कि सी और बी रिजेक्ट नहीं कर सकते। सी और बी के लिए कंडीशन ब्रेक नहीं हुई। क्या ब्रेक हुई है? वारंटी। क्योंकि इधर मैंने तुझे बेचा, तूने एक्सेप्ट करके आगे बेचा, तो इसका मतलब तूने गुड्स को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में अगर उसकी वारंटी में कोई दिक्कत होती है तो तू ओनली क्या ले सकता है? ठीक है, अब तूने, मैंने तुझे दिया, तूने इसको बेचा, इसका मतलब तुझे गुड्स पसंद आया था तभी बेचा। इसने इसको बेचा, उसको पसंद नहीं आया, उसने तुरंत रिजेक्ट कर दिया। वो अपनी जगह सही है। अब ये क्या कर सकता है? इसको भी पसंद आ गया था, ये तेरे से डैमेजेस ले सकता है और तू मेरे से ले सकता है। तो सी बी से और बी ए से। सेल बाय सैंपल कंडीशन होता है, लेकिन अगर आपने उस सैंपल को एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में थोड़ी ब्रेक करोगे। डी ने तो क्या किया? जैसे ही आया बोला सैंपल खराब है, रिजेक्ट। समझ रहा है? एक्सेप्ट करने के बाद में थोड़ी हो सकता है यार। ठीक है, सैंपल से मैच करो। मैंने तुझे गुड्स दे दिया सैंपल से, तूने मुझे बोला कि सर सैंपल अच्छा है, पसंद आ गया। 10 दिन बाद बोला सैंपल खराब है, ये बात थोड़ी होती है। चलो खैर कोई। हाँ, नहीं नहीं, ये बिल्कुल मत पढ़ना, नहीं गलत हो जाएगा है। आज क्वेश्चन तो पूछना यार, क्वेश्चन की क्या दिक्कत है? बोल कहाँ ले ले, तू ही रख ले इसको।
हाँ जी, बोलना बंद। ठीक। और बोलो, ये पार्टनरशिप स्टार्ट करें। अरे जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया वो डिस्टर्ब मत करो, जिसको प्रॉब्लम पूछने पूछ लेने दो। एक बार ये बुक दे देना 2 मिनट के लिए। बोलना इसी में 133। मतलब अभी बताऊंगा तुम्हें, वैसे बता दूंगा बुक में। ठीक है, लो यार है। तूने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं होगी ऐसे थोड़ी। वो बाद में प्रॉब्लम क्लास में पूछना, या क्लास के कभी बाद में पूछ। क्या करूं? इसका क्वेश्चन दे रखा है ना इसमें, निकाल लो ना उसी में। हाँ इसमें दे रखा है, मुझे पता है। मुझे सब याद है कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। अब वो दे दे। अभी अपन ऐसा करेंगे, वो स्टार्ट करते हैं फिर बाद में पूछ लेंगे क्लास के। ये सोल्ड ए मशीन टू के। ठीक है, के गेव ए चेक फॉर द पेमेंट। ठीक है, द चेक वाज डिसऑनर्ड बट जे हैंडेड ओवर ए डिलीवरी द के। के सोल्ड द गुड्स टू आर ऑन द बेसिस ऑफ द डिलीवरी ऑर्डर। ये ने दिखा दिया मेरे पास गुड्स की डिलीवरी है। They wanted to exercise the right of lien on the goods. द राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांस, ये तो वो दे रखा है, प्रोविजन दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रोविजन। ठीक है। हाँ, क्या फिर से बोलना। अरे करने दे मेरे को, क्या जाता है। अरे मेरा मूड खराब हो गया ना, फिर मैं। ये तो मेरा ही है यार इसके इसके लिए तो नहीं बोल सकते किसी को अरे यार एक्चुअली में क्या दिक्कत ही हो जाती है, मान लो किसी की इमरजेंसी हो और वो कॉल कर रहा हो, तो अपन को ये लगता है कि भाई इनमें से कोई कर रहा होगा, तो अपन उसको कट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या इमरजेंसी वाला कॉल और बेचारा रह जाए। और ये तुम ये पता करो एक दिन चुपचाप, ये कौन है ये, और बस चुपचाप नाम बता दे। बस तू चुपचाप बता देना मुझे आज नाम, बाकी तो फिर मैं देख लूंगा। है फिर कौन है? नहीं पीछे वाले, अरे वो तो मुझे पता है, लेकिन कौन है, एक दो के नाम बताना मुझे एक बार, फिर बाकी तो मैं देख लूंगा। नहीं नहीं तुझे सब पता है, लेकिन तू बता नहीं। हाँ ठीक है। ये इस क्वेश्चन में जे ने मशीन किसको दी? के को। के ने गेव चेक बट द चेक वाज डिसऑनर्ड दैट द मीन द सेलर इज अनपेड सेलर। ये तो तुझे पता ही। तो इज एंटाइटल टू द राइट ऑफ लीन। राइट ऑन लीन इज डिफीटेड बिकॉज ही हैज गिवन द डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू आर। ये सब बात पता होगी तुझे, है? तो आर हु परचेज द मशीन फ्रॉम के कैन डिमांड द डिलीवरी ऑफ द मशीन। अरे ये तो इन्होंने मैंने क्या बोला था, ये आईसीआई का प्रोविजन आपको अपने हिसाब से लिखना है। आईसीआई वाला किस, कौन सा वाला लिखना है? ये क्वेश्चन किसका है? लीन का। किसका है? लीन का। प्रोविजन किसका आना चाहिए? हाँ मतलब लीन, अरे तो लीन में ही तो आता है, तो प्रोविजन किसका आना चाहिए इस पे? लीन का। तो लीन का लिखो। यार मैंने तेरे को समझा तो दिया क्या करना है। अब तू मेरी बात मानेगा कि इसकी मानेगा, ये बता फिर। हाँ अब एक बार बताता हूँ मैं, रुक जा इसको एक बार थोड़ा सा टॉपिक पढ़ा दूँ, जिससे जो आए उनको। sold his car to thereafter it purchased
रुक जाए, इसको रुक जाए, एक बार बताता हूँ, मैं बताऊंगा, रुक जाएगा, थोड़ा अलग है, बताऊँ। इधर घूमो। ये अभी वही है। ये इसमें इसमें क्या लिखा हुआ है उसको छोड़ो, तुम क्या ध्यान रखो, इसमें ये लिखा हुआ है राइट ऑफ लीन का क्वेश्चन है भाई। उसके पास गुड्स का लीन है तो यूज कर सकता है, लेकिन उसने तो गुड्स किसी और को दे दिया, तो लीन तो क्या हो गया, एंड हो गया, लीन एंड हो गया। और सामने वाले ने, जिसने आर ने गुड्स खरीदा है, क्या आर ये क्या है, जे के आर, आर ये क्या, जे सोल्ड टू के जे वांटेड टू एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन गुड्स। हाँ, के ने आर को दे दिया, तो आर ने तो डॉक्यूमेंट देख के खरीदा, डॉक्यूमेंट क्या है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स है, तो वो गुड्स को रिकवर नहीं कर सकता। क्लियर। चलिए, अब थोड़ी देर पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं, ठीक है। कौन बोल रहा है 10 मिनट? मुझे तेरे से ज़्यादा पता है ना कितने हैं। हाँ, थोड़ी देर पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में जिसकी जो प्रॉब्लम लास्ट में बता देंगे, ठीक। अब इधर देखो, चुपचाप रहो थोड़ी देर। इस पे वाईफाई नहीं चल रहा, चलेगा, इंटरनेट ही नहीं चल रहा, तो ये वही करे। पंकज को यहाँ का थोड़ी चल रहा होगा। अरे वाह, कलाकार हो। देखो, पार्टनरशिप के बारे में कुछ बेसिक बातें तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, सुनो। देखो, चल गया। चलो, अब तुम्हारी प्रॉब्लम हो गई हो तो अपन पार्टनरशिप की बात कर लें, ठीक। अब चुपचाप रहो, पार्टनरशिप पढ़ो। देखो, पार्टनरशिप के बारे में समझेंगे क्या है पार्टनरशिप, ठीक। अगर हम बात करें पार्टनरशिप को लेकर, तो बेसिकली मैंने आपको स्टार्टिंग में भी ये बात बताई हुई है कि पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये हमें पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसमें ध्यान ये रखना है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन 1 अक्टूबर 1932। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, इट इज एप्लीकेबल टू इंक्लूडिंग जे
मैंने आपको स्टार्टिंग में जब सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्टार्ट कराया था तब मैंने आपको ये बताया था कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट बनने से पहले उसके प्रोविज़न कहाँ पर थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही थे, कहीं अलग जगह पर नहीं थे। ठीक है, बहुत बेसिक बात थी ये तो। और कौन से सेक्शन में थे वो भी मैंने बताया था। देखिए सबसे पहले तो एक गलतफहमी दूर कर लें कि हमें पार्टनरशिप आती है। ठीक है, ये जो गलतफहमी कुछ लोग लेके आए हैं क्लास में कि पार्टनरशिप तो वो है जो हम पढ़ चुके हैं, तो वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी गलतफहमी। ठीक है, जिसको जितनी आती है उस समय पे पता लग जाएगा। ठीक, हाँ। बाकी पार्टनरशिप में 3 यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे, यूनिट 1, 2 और 3। यूनिट 1 और 3 बहुत ज़्यादा समझने की होगी, यूनिट 2 थ्योरेटिकल होगी। ठीक है, यूनिट 2 में भी कुछ कुछ टॉपिक आएंगे समझने के, बट यूनिट 1 और 3 ज़्यादा है। सबसे पहले अगर पार्टनरशिप को लेके कुछ बेसिक बातें करना चाहूँ तो वो कर लेता हूँ, क्योंकि वो आपके काम में आएगी। क्या हुआ, वो बुलाने गया था? तो पार्टनरशिप को लेके कुछ बेसिक बातें अगर करना चाहूँ तो वो ये होगी कि पार्टनरशिप, सबसे पहली बात तो पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। क्या नहीं होता है? रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता। तो इधर बुक को छोड़ दो थोड़ी देर, अभी तो बहुत बेसिक बातें करेंगे। अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता तो रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? ऑप्शनल होता है। ठीक है, मतलब पार्टनरशिप फर्म की इच्छा होगी तो रजिस्ट्रेशन कराएगी, नहीं तो नहीं कराएगी। बट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, उसके कुछ बेनिफिट होते हैं जो कि हम लोग यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे। इसमें डिस्कस करेंगे, यूनिट 3 का टॉपिक आएगा यहाँ पर, एक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन और नॉन रजिस्ट्रेशन, वो हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, कैसी होती है? अनलिमिटेड। कंपनीज के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। अनलिमिटेड का मतलब अगर हैवी लॉस हुआ, फर्म लॉस पे नहीं कर पा रही, पार्टनर अपने घर से भी पैसा लाएंगे और अपने लॉस को क्या करेंगे? पे। ठीक। पार्ट एक चीज थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, उसको आज पहले दिन ही अपने दिमाग में क्लियर बैठा ले। पार्टनरशिप फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं। कौन होते हैं? पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म के अगर पार्टनर की बात करूं तो मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम बोलो 50 होते हैं। सुनो, मेरे को पढ़ाने दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। मिनिमम पार्टनर 2 होते हैं, ये बात हमें किसने बताई है? ये बात हमें बिल्कुल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने बताई। सुनो यार, ठीक है, देखो बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैक्सिमम कितने होते हैं ये बात किसने बताई? ये बात पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता, ये बात कंपनीज एक्ट बताता। कौन बताता है? ठीक है, क्या होता है? पहले, बहुत पुरानी बात करते हैं, पहले कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। क्या चलता था? जब कंपनीज एक्ट 1956 चलता था, मिनिमम तो हमेशा से ही कितने होते हैं? 2। तो 1956 ये बोलता था कि बैंकिंग में मैक्सिमम 10, नॉन बैंकिंग में 20। बैंकिंग में 10 और नॉन बैंकिंग में 20। कंपनीज एक्ट 1956 चलता था तब ये रूल था। बहुत अच्छी से क्लियर है ये बात, मैंने खूब पढ़ाया है इसको, 1956 को भी। ठीक। फिर उसके बाद में जब कंपनीज एक्ट 2013 आया तो मैक्सिमम पार्टनर 100 कर दिए थे। कितने कर दिए थे? फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर 2014 का एक अमेंडमेंट आया था और उस अमेंडमेंट ने अब इसको कितना कर दिया? क्लियर? तो आपके लिए कितने हो गए? 50। अरे कितने हो गए? 50। क्या
अब रही बात कंपनी की, तो कंपनी में आपने को पता है दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट और पब्लिक। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम, क्लियर? ये इसमें मिनिमम और मैक्सिमम मेंबर होते हैं। कंपनी में मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, और पार्टनरशिप में क्या होता है? देखिए, कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस होता है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, कंपनी अलग है, कंपनी के मेंबर्स अलग है। कंपनीज एक्ट जब पढ़ेंगे तब उसमें ये बात पढ़ेंगे भी, सोलोमन वर्सेज सोलोमन एंड कंपनी का केस हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर ये बात बहुत अच्छी तरह बताई गई है। उसके अलावा कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन भी होता है, लेकिन एक पार्टनरशिप फॉर्म को कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मिला, कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं मिला। कंपनी इज ए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, बट द पार्टनरशिप फॉर्म इज नॉट द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। परपेचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई मेंबर मर भी गया तो कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर मर गए तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है। क्या हो जाती है? डिसॉल्व। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम वाली बात ध्यान रखना, ठीक। एक इसके अलावा एक चीज और बेसिक बात बताता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्या होता है? देखते हैं। हाँ, इधर देखो, एक चीज और बता देता हूं आपको। पार्टनरशिप को लेकर एक बात आती है, अगर मैं आपसे एक कॉमन क्वेश्चन पूछता हूं कि पार्टनरशिप क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्टनरशिप क्या है, तो आप में से कौन इसका आंसर दे सकता है? पार्टनरशिप क्या है बताओ। अगर मैं बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, व्हाट इज पार्टनरशिप, व्हाट इज पार्टनरशिप, बताओ। सिंपल डेफिनेशन इधर, पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन, ऐसे पर्सन्स का रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप ऐसे पर्सन की रिलेशनशिप है जो पर्सन एग्री हुए हैं, पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस which is carried by all, business is carried by all, or any of them acting for all। ये लाइन आपने बहुत पढ़ी होगी, पढ़ी है ना ये लाइन? ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और ये आगे जाके 50 जगह आएगी, तो मैं 50 जगह इसको नहीं बताऊंगा। इस लाइन का मतलब होता है बिजनेस कैरिड बाय ऑल, कि सारे पार्टनर मिलके भी बिजनेस कर सकते हैं, और एनी ऑफ देम, उनमें से कोई एक भी कर सकता है जो सबके लिए एक्ट कर रहा है, एक्टिंग फॉर ऑल। ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, सबने मिलके डिसीजन लिया, लॉस हो गया, चारों पार्टनर बियर करेंगे। ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, अकेले डी ने कोई काम किया, लॉस हुआ, तो भी पूरी फर्म उस लॉस को क्या करेगी? बियर। इस लाइन को पार्टनरशिप की म्यूचुअल एजेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इधर देखो, ये जो लाइन है इसे म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। इस लाइन को ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इस लाइन को पार्टनरशिप का कॉर्डिनल प्रिंसिपल भी कहा गया है। अरे
इस लाइन को पार्टनरशिप का क्या कहा गया? कॉर्डिनल प्रिंसिपल। इसी लाइन से आप बोलते हो कि पार्टनर, ए पार्टनर इज ए प्रिंसिपल पार्टनर इज ए प्रिंसिपल। देखो ज्यादा आता है, मैं बोलना बंद कर दूंगा। ठीक, पार्टनर इज ए प्रिंसिपल और एज वेल एज एजेंट ऑफ एनी अदर पार्टनर। पार्टनर एक दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। ये इस लाइन का मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन के बेसिस पे काम करती है। ठीक है, ये जो मैंने 5-6 बातें लिखी हैं, ये सारी बातें कहां से आई? इस एक लाइन से आई कि बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस सब मिलके भी कर सकते हैं, उनमें से कोई एक भी कर सकता है। क्लियर? ये सारी बातें एक ही जगह से कॉमन चीजें क्रिएट हुई हैं। क्लियर? इसको ध्यान रखेंगे आप। ठीक, यहां तक कोई कुछ चीज पूछनी हो? हाँ, तो मैं बोल रहा था पार्टनरशिप क्या है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन, पार्टनरशिप इज द between the who have agreed to share the of the which is carried by or any of act or any of them acting for all. Partnership is the between the। ठीक है, अब मैं यहां पर आपसे पूछता हूं कि पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन है। ये रही। मैं आपसे पूछता हूं पार्टनर की क्या डेफिनेशन है, फर्म की क्या डेफिनेशन है, और फर्म नेम की क्या डेफिनेशन। 4 डेफिनेशन मैं आपसे यहाँ पे पूछ सकता हूँ। पहली तो किसकी? पार्टनरशिप। दूसरी पार्टनर, तीसरी फर्म, चौथी। तो पार्टनरशिप, पहले पॉइंट की डेफिनेशन पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप इज द बिटवीन द हु हैव एग्री टू ऑफ द विच इज कैरिड बाय और एक्टिंग फॉर। ठीक है, द पर्सन, द पर्सन, ये जो पर्सन जिस जो एग्री हुए थे, पर्सन हु हैव एंटर इनटू द पार्टनरशिप, जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर हुए थे, इनको इंडिविजुअली क्या बोला जाता है, और कलेक्टिवली यानी कि इनके ग्रुप को क्या बोला जाता है, और जिस नाम से ये बिजनेस करते हैं उसे क्या बोला जाता है। क्लियर? पहला टॉपिक देखो बुक में क्या है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म एंड फर्म नेम। मिल गया क्या? और ये एज इट इज होगा। पार्टनरशिप में अभी यही पढ़ा है ना बस, तो पूरी बुक लिख दी यार, क्या चक्कर है। कल मैं आऊं या नहीं आऊं? हाँ, क्लियर हो गया? ये समझ गए जो समझाया? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत आगे जाओगे। तुम में से किसी का हॉटस्पॉट ऑन करो। बी, ई, आप चुप हो जा। 8, बी, ये ना बी, बी हो गया।
देर हो गई तुम्हें। पे तो स्लो ही चले। काम हो जाएगा। पार्टनरशिप यूनिट 1। उनको तो डाउनलोड करनी थी, होगी, काम बताऊँ अपना। हाँ जी। तो पार्टनरशिप यूनिट 1 पे हम आ गए। ठीक। पहला टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर, फर्म और फर्म नेम। ये टॉपिक हम लोगों ने कर लिया है, यहाँ तक कोई डाउट होगा नहीं आपको। ठीक। अगले टॉपिक पे हम आ गए हैं, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब थोड़ी देर मुंह को बंद कर लें और अगले टॉपिक को समझ लें। ठीक। हाँ जी। एलिमेंट्स, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है पार्टनरशिप के क्या एलिमेंट्स हैं। ठीक। जिसको ज़्यादा आता है वो चुप रहे। ठीक। एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के क्या एलिमेंट्स हैं। देखिए, पार्टनरशिप के एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि कैसे पहचानेंगे कि ये जो पर्सन है इनके बीच में पार्टनरशिप है क्या। मतलब पार्टनरशिप करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, ये पार्टनरशिप के क्या हैं एलिमेंट्स, क्या हैं एलिमेंट। ठीक है, बिल्कुल शांति से सुनते जाना। एक पार्ट इधर, पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। अरे भाई, पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए? दो। तो पार्टनरशिप एक एसोसिएशन है कितने पर्सन का? बोलो जो जल्दी बोलो, दो या दो से ज़्यादा का। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, पार्टनरशिप करने के लिए सबसे पहले दो पर्सन चाहिए। फिर दूसरी बात, उन पर्सन में आपस में एक क्या होगा, एग्रीमेंट। क्या होगा? इट मे बी ऑरल और रिटर्न। एग्रीमेंट करते हैं ना भी, हम ये पार्टनरशिप करेंगे, ये बिजनेस करेंगे, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा और ये और वो। ठीक है, वो सारे फॉर्मेलिटीज जो होती हैं वो होंगी। ठीक। इसके बाद में दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात मैं बोलता हूँ कि पार्टनरशिप करने के लिए एसोसिएशन बन गया, एग्रीमेंट बन गया, लेकिन सबसे बड़ी बात बिजनेस का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है? अरे इधर किसका होना जरूरी है? बिजनेस। अरे यार, पार्ट देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना, पार्टनरशिप फर्म का मोटिव होता है प्रॉफिट को कमाना। क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट को कमाना। कभी भी सोशल वेलफेयर या चैरिटेबल पर्पज के लिए पार्टनरशिप नहीं की जाती। चैरिटेबल पर्पज के लिए क्लब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? क्लब। या फिर कंपनी बनाई जाती है, उसको सेक्शन 8 की कंपनी क्या बोलते हैं? सेक्शन 8 की कंपनी। ठीक। पार्टनरशिप के लिए तो आपको एक बिजनेस ही करना पड़ेगा, और बिजनेस का मोटिव जो है वो क्या होना चाहिए? ये देखो, ये लिखा, एक्विजिशन ऑफ गेन। अरे एक्विजिशन ऑफ गेन मतलब प्रॉफिट को कमाना। ठीक। अच्छा, तीसरी, एक लास्ट एक बात और बोलता हूँ, इधर देखना। क्या पार्टनरशिप, सबसे पहले क्या बोला था, क्या होना चाहिए? फिर क्या बोला? एग्रीमेंट। फिर क्या बोला? बिजनेस। फिर क्या बोला? बिजनेस, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट। इधर देखो, एक बड़ी बात बोल रहा हूँ,
प्रॉफिट को शेयर करना, किसको शेयर करना? प्रॉफिट को शेयर करना पार्टनरशिप का एलिमेंट होता है, लॉस को शेयर करना एलिमेंट नहीं हो। ठीक, क्योंकि आगे जाके हम पढ़ेंगे कुछ पार्टनर ऐसे भी होते हैं जो ओनली प्रॉफिट के लिए होते हैं, वो कभी भी क्या नहीं लेते? लॉस। क्या नहीं लेते? लॉस। आपको लग रहा है सर माइनर की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे। माइनर की बात तो मैं यूनिट 1 में करूंगा ही। ठीक, मैं मेजर की ही बात कर। तो प्रॉफिट शेयर करना एलिमेंट है, लॉस शेयर करना एलिमेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात इधर, पार्टनरशिप करने के लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इसका मतलब म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। और म्यूचुअल एजेंसी तो मेरे हिसाब से आपको पता है क्या होती है। ठीक, मैं आपको कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ, उसको पढ़ते जा, और कुछ चीज़ पढ़ने को दूंगा, वो घर पे जाके पढ़ना। ठीक, उस पर कल बात करेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, हाँ, इट मे बी नोटेड दैट द ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, देखो अभी नया टॉपिक क्या आएगा? आ गया चलो पूछ। अरे सुनने तो दोस्त को यार। सही बात है। देखो पार्टनर, देखो ये वैसे तो अगले टॉपिक का क्वेश्चन है, मैं वैसे इसमें बताता, लेकिन इसने पूछ लिया, मैं एक बार अगले टॉपिक पे ले आता हूँ तुम्हें। ये हेडिंग है ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या होता है, इस हेडिंग का मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस हेडिंग का मतलब है कि ये टेस्ट करना कि पार्टनरशिप दो, अरे ऐसा कोई भूकंप नहीं आ गया, बाढ़ नहीं आ गई जयपुर में, तो पागल हो रही हो, ये क्या हो रहा है? चुपचाप सुन नहीं सकते? ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि ये टेस्ट करना कि पार्टनरशिप है या नहीं है। तो इधर देखिए, जैसे मान लो, इधर ध्यान दो, इन दोनों ने मिलकर एक सेकेंड हैंड कार खरीदी। क्या खरीदी? सेकेंड हैंड कार। इन दोनों ने मिलकर एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, उसको थोड़ा रिनोवेट कराया और मार्केट में बेच दिया। प्रॉफिट हुआ 10-20 हज़ार का, आपस में बांट लिया, ये अपने घर, ये अपने घर। तो क्या इनके बीच में पार्टनरशिप क्यों नहीं थी? बिजनेस नहीं था। क्या नहीं था? बिजनेस। क्योंकि पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना भी जरूरी है। तो ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या बोल रही है कि पार्टनरशिप के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है? फिर ठीक है, एग्रीमेंट भी जरूरी, इधर इधर एग्रीमेंट भी जरूरी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी क्या है? जरूरी है। इसके अलावा क्या जरूरी है? एजेंसी, एक चीज लिखी हुई नहीं है वो मैं बता देता हूँ, बिजनेस। क्या जरूरी है? बिजनेस। और एजेंसी, एजेंसी का मतलब म्यूचुअल एजेंसी। देखिए ये चार चीजें तो बहुत जरूरी है। ये चार क्या, मैं तो बोल रहा हूँ 5 चीजें ही जरूरी है, जो हमने पार्टनरशिप के एलिमेंट में पढ़ा था कि बिटवीन 2 और मोर पर्सन। दूसरी बात एग्रीमेंट, तीसरी बात बिजनेस, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, और म्यूचुअल एजेंसी। बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। म्यूचुअल एजेंसी जब तक नहीं होगी तब तक पार्टनरशिप भी नहीं। म्यूचुअल एजेंसी भी है तो साथ में बिजनेस का होना भी जरूरी है। म्यूचुअल एजेंसी भी है, बिजनेस का होना भी जरूरी है, तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी क्या है? जरूरी। ये सारी चीजें जो एलिमेंट्स आपने पढ़े थे, ये सारे पार्टनरशिप में होने क्या है? जरूरी। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि इस बात को एग्जामिन करना कि क्या 2 या 3 या 4 या 5 लोगों के बीच में पार्टनरशिप है या नहीं है। ठीक है, इस बात को सिर्फ क्या करना? एग्जामिन करना। ठीक है, वैसे इसके जो पॉइंट है वो हम लोग ऑलरेडी किस में लिख चुके हैं? ऊपर वाले में। तो वो तो एक बार वहां से पढ़ लें तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो इसमें ये लिखा था, इट इज नोटेड डेट द, कि भाई केवल प्रॉफिट को शेयर करने से ही पार्टनरशिप नहीं होती, म्यूचुअल एजेंसी भी क्या है? जरूरी। केवल बिजनेस होने से भी पार्टनरशिप नहीं होती, म्यूचुअल एजेंसी। भाई पार्टनरशिप का तो ये जो मेन एलिमेंट है म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, क्योंकि एक पार्टनर प्रिंसिपल भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट होगा तभी तो थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर क्या होता है? लाइबल। तभी तो आपने बोला है कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अगर ऐसा नहीं हो तो थर्ड पार्टी इसको बोले भैया मेरे पैसे दे दे, मुझे नहीं पता, दूसरे पार्टनर से ले,
दूसरा पार्टनर बोले मुझे नहीं पता, उससे ले, ठीक है, तो थर्ड पार्टी तो परेशान हो जाएगी। इसलिए बिजनेस मस्ट बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम। हाँ, अगर ऐसा होता कि पार्टनरशिप फर्म को लीगल पर्सन मान लेते तब तो ये चीज़ जरूरी नहीं थी, लेकिन अब पार्टनरशिप फर्म को लीगल पर्सन भी नहीं माना तो थर्ड पार्टी को कुछ तो प्रिविलेज देंगे, इसीलिए पार्टनर इज ए प्रिंसिपल और एजेंट, इसलिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। जहां तक पढ़ा हूं वहीं तक पढ़ के आया करो। एक तो ऊपर वाला कहाँ आ गया, मैं चल क्यों नहीं, एक साथ ही चल गया। क्या करूं, ऐसे एक एक लाइन थोड़ी पढ़नी थी। The fact that the exclusive power and control by the agreement of party is vested in one partner, the further that the only one partner can operate the bank account borrow। अरे म्यूचुअल एजेंसी तो हुई है कि एक ही पार्टनर सबके बिहाफ पर सारे काम कर सकता है, उस पार्टनर के पास फर्म के लिए सारी क्या है, पावर है। वो तो, अरे तुम तीन पार्टनर हो, तूने काम किया लॉस हो गया तो क्या ये दोनों बाउंड नहीं होंगे? ठीक है, ये तो बाद में बहुत चीजें आएंगी। अच्छा अब सुनो, ये तो खैर आप आज घर पे से एक टॉपिक पढ़ना है, पहले सुन लो क्या है, और इधर घर से जो टॉपिक पढ़ना है उसके डाउट कर लेंगे, डेफिनेटली डाउट आएंगे और आने भी चाहिए। ठीक है, टीचर की इंपॉर्टेंस बनी रहती है, डाउट आते हैं तो ठीक है। हाँ ठीक, डाउट आने भी चाहिए, और फिक्स है वो तो दो चार क्वेश्चन, दो चार पॉइंटों में डाउट आएंगे, कोई लोग एक दो एक्स्ट्रा कर देंगे, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक, आपको पढ़ना क्या क्या है उस चीज़ का ध्यान से सुनो। इधर आप घर पे पढ़ोगे या नहीं, पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस। एक तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, जॉइंट स्टॉक कंपनी कुछ नहीं है, बेसिकली कंपनी है। बेसिकली क्या है जो आप लोग जानते हो ना जिसके बारे में, बस वही है। आपको एक तो मैं जो बता रहा हूं क्वेश्चन सुन लो, पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस पढ़ोगे, ठीक। इसके अलावा इसमें एक दो पॉइंट जो नहीं आएंगे वो कल बात करेंगे। पार्टनरशिप और क्लब, किसमें, क्लब वो चीज है जिसका मेन ऑब्जेक्ट चैरिटेबल पर्पज होता है। क्या होता है, चैरिटेबल पर्पज। ठीक, जो नहीं पढ़ के आएगा उसका मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद में पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का डिफरेंस। ठीक, जानते हो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जानते हो तो एक बार वापस सुनो। इधर देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो फैमिली होती है, इधर ध्यान दे लो यार, जिसमें एक कर्ता होता है। क्या बोलते हैं, जो फैमिली का एल्डेस्ट पर्सन होता है उसे क्या माना जाता है, कर्ता। बाकी के लोग को पार्टनर्स, बोलो। ठीक, पार्टनरशिप में तो एंटर होने के लिए एग्रीमेंट होता है, ऑल पार्टनर की कंसेंट चाहिए। को पार्टनर कैसे बनता है, मुझे पढ़ाने दे। जैसे किसी भी पर्सन का बर्थ होता है तो बाय बर्थ ही, इधर बाय बर्थ ही उस फैमिली का क्या बन जाता है, मेंबर बन जाता है, ब्लड रिलेशनशिप होती है। HUF जॉइंट हिंदू फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पहले इसमें क्या होता था, फीमेल को मेंबर नहीं माना जाता। 2016 में सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि फीमेल को भी फैमिली का क्या माना जाए, मेंबर। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर फीमेल एल्डेस्ट है तो एल्डेस्ट फीमेल भी फैमिली की क्या बन सकती है, कर्ता। क्या बन सकती है, कर्ता। क्लियर, ठीक है, एल्डेस्ट फीमेल को भी कर्ता माना जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा। ठीक है, आपको चार डिफरेंस पढ़ने हैं, पार्टनरशिप और कंपनी में पहला, पार्टनरशिप और क्लब में दूसरा, पार्टनरशिप और HUF में तीसरा, और पार्टनरशिप और को ऑनरशिप में चौथा। कितने डिफरेंस पढ़ने, चार। इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ के आओगे। ठीक, आगे नहीं चलना।
यहाँ तक तो पढ़ना ही है। यहाँ पर आपको डाउट आएंगे, ये भी पक्का है, लेकिन वो कर लेंगे। है ना, तू क्वेश्चन लिख। है कंप्लाइंस, कंप्रेस, कहाँ लिखा है? लिखा है कहाँ लिखा है? कंप्राइज। एच यू एफ कैन कॉम्प्राइज, कंप्राइज नहीं सारे, मतलब इसमें क्या कौन कौन आता है इसके अंतर्गत? नाम क्या? एच यू एफ का नाम क्या होता है? तो मुस्लिम कैसे आएंगे? है? अरे वाह, एफ कैन कंप्राइज मेंबर ऑफ ए। मेरे से क्यों पूछ रहा है यार? मैं देखा ही नहीं कहाँ का क्वेश्चन आ गया। क्या दे रहेगा इसमें? कैन कंप्राइज मेंबर ऑफ ए हिंदू एंड सिख फैमिली, बुद्धिस्ट फैमिली। मेरे को मतलब नहीं है, मैं दूसरी बुक का यार, यहाँ हमसे हमारी नहीं संभल रही, तुम दूसरी संभाल रहे हो। एक मिनट बेटा।